आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। आज के इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड, बिहार डीएलएड के लिए जो कि परीक्षा 2/4/2024 का जो हुआ था उस दिन का देखेंगे। इससे पहले देखे थे 1/4/2024 का, और आज देखेंगे 2/4/2024 को जो हुआ है डीएलएड परीक्षा, उसका देखेंगे सामान्य हिंदी, विज्ञान और सामान्य जानकारी। चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। ये सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है, कहता है महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है महोज और ओजस्वी, महोज और जस्वी, या मौज और होजस्वी, या महोज जो सोवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देते हैं, चतुरन में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, या तत्पुरुष, या बहुव्रीहि, या व्यासी भाव। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3 नंबर, नील गगन शब्द में समास बताइए। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, या बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विंध्यवश बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा हो दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। अगला पढ़ते हैं आगे का, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी देख ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब ना समझ पर छाता है, पिछले विवेक मर जाता है। पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा राज्य लेकर, एक गांव लेकर,
10 गांव लेकर या 5 गांव लेकर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 गांव लेकर यह युद्ध को टालना चाहता था पांडव। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन है सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा या संयुक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? ऑप्शन है अध्यार्थित राशि, जमा राशि, बकाया राशि या भुगतान राशि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बकाया राशि। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से समर्थक क्रिया का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है राम संहिता या पक्षी व्रता या राहुल सो रहा है या अंजिल पुत्र लिखती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंजिल पत्र लिखते हैं, सॉरी अंजलि पत्र लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगा अंजलि जो हो जाएगा ये अंजलि हो जाएगा, इसमें कर्ता हो जाएगा और ये पत्र जो हो जाएगा ये कर्म हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है प्राचीन, पुराना या नवीन या प्राचीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर पुरातन का विलोम शब्द होता है नवीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब प्राचीन का हो जाएगा अवर्चीन या नवीन। प्राचीन का अवर्चीन या नवीन, पुरातन का नवीन होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन है नफरत करना, अधिक प्यारा होना, मित्र से दुश्मनी या बाल गिरना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है उसने बड़े बड़े फल छांट लिए हैं, यह हमारे आगामी नेता है, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो, शेर बड़ा भयानक होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह हमारे आगामी नेता है। इसका सही, ये अशुद्ध है भाषा, इसका शुद्ध भाषा होगा यह हमारे भावी नेता है। आगामी की जगह पे भावी रहेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा भावी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं क्या? संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध या विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, मिट्टी का तेल, यह सब संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर है, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? कृत्यवाचक या कर्मवाचक, भाववाचक या क्रिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक। जैसे कि इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राम से टहला नहीं जाता, यह एक भाववाचक है उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध खोजने के लिए कहता है। ऑप्शन है आपका, आपका कलेजा में साहस नहीं है, वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। डी है ऑप्शन, जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका शुद्ध हो जाएगा, देखिए शुद्ध वाक्य है, जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। अन्य शुद्ध वाक्य है जैसे, आपके कलेजे में साहस नहीं है, उसने उनके गले में गेंदे की एक माला डाल दी। उसके बाद उस पुस्तक को किसी और के हाथ ना दीजिए। ये सब, यह एक शुद्ध वाक्य है और ये सब अशुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न में कहता है कौन सा शुद्ध वाक्य है, वो चुनने के लिए कहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है क्या? ऑप्शन है रचना, अभिघा, व्यंजना या तीनों। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, अभिघा, अभिधा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ और लक्षणार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रामायणता किस अर्थ में रहती है? ऑप्शन है लक्षणा या अभिधम, अभिधा या छंद या व्यंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य में जहाँ शब्द के कारण रामणीयता हो और शब्द परिवर्तन से वाक्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? उभयालंकार या अर्धालंकार या शब्दालंकार या भावालंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, जहाँ प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए, वह डैश अलंकार कहलाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन है रूपक या विभावना या दीपक या असंगति। तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है, उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है अनुप्रास, श्लेष, श्लेष या उपमा या रूपक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका भी रूपक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष, रूपक, यमक या उपमा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खंजीर नहीं लखी परत कुछ दिन सांची, बात बाल द्रगन समहीन को करण मानो तप जाता। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है? इसका सही प्रश्न हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मैं आधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, रूपक, विभावना या विरोधाभास। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर विरोधाभास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें विरोधाभास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न है, छंद के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है 8, 7, 6 या 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 होते हैं, छंद के 8 अंग होते हैं। कौन कौन? पद, मात्रा और वर्ण। तीसरा आता है संख्या और कर्म। चौथा लघु और गुरु। पांचवा गण। छठा यति। सातवां गति। आठवां तुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 8 हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न पिलासी। ऑप्शन है इंद्रव्रज या उपेंद्रव्रज या मंजू मालिनी या युजंगल प्रियाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रवर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रवर्जा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तग्न, 1 जगन तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं उसे इंद्रवर्ज छंद कहते हैं। इस प्रकार एक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा चारों चरणों में 44 वर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? ऑप्शन है आचार्य वामन या आचार्य दांडी या आचार्य भामा या आचार्य अभिनव गुप्त। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आचार्य वामन का रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने, देखते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं? ये प्रकार लिखा हुआ कहता है रस के कितने प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। और 9 कौन कौन सा होता है? तो ऑप्शन है, देखिए, 9 हो जाएगा। और 9 हो जाएगा श्रृंगार, हास्य, करुण, सौद्र, वीर, भयानक, विभत्त, अद्भुत, शांत। ये सब 9 हो जाएगा, रस के प्रकार हो जाएगा। चल अगला आप देखते हैं। 25 देख लिए ये सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न देख लिया हिंदी का। अब देखते हैं उसके बाद है अब विज्ञान का। अगला प्रश्न देखते हैं विज्ञान का, जो कि 20 प्रश्न विज्ञान का भी इसमें है। 51 नंबर से चालू होता है प्रश्न नंबर। 51 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए, खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है क्या? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन व खनिज लवण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन या वियोजन, द्विविस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है
C5H10 या C2H4 या C3H8 या C2H6। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा सही। देखिए, यह एल्कीन ग्रुप का पहला हाइड्रोकार्बन है। इसका संरचना सूत्र होता है CH2 इज बराबर CH2 होता है। CH2 एक इथिन कृत्रिम रूप से फल पकाने में होता है। CH2H4 क्या हो गया? इथिन हो गया, और इथिन फल पकाने में कृत्रिम रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक डैश है। ऑप्शन है 0, 100 C या 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब या 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 से सही आंसर आ जाएगा। देखिए, केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक 100 + 273 इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन है। फ़ारेनहाइट स्केल पर जल का क्वथनांक 212 F है। ठीक है, तो जल का हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री केल्विन का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? ऑप्शन 1, 3, 4 या 5। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा? पोषण का तरीका, शारीरिक संरचना, प्रजनन का तरीका, कोशिकीय संरचना या फाइलोजेनेटिक संबंध। 5 बिंदुओं के आधार पर विल टेकर ने सजीव जगत को 5 भागों में बांटा। ये 5 भाग है प्रोस्टिटा, मेनेरा, फंगी, प्लांट, एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है DPT टीका या BCG टीका या TAB टीका या HIV टीका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। DPT टीका बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, CFC ओजोन यानी O3 के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर इसका ह्रास करते हैं। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है जीवीय या अजीवीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। दोनों हो जाएगा, जीवीय और अजीवीय दोनों हो जाएगा। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे जैविक अवयव के अंतर्गत आते हैं। जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा तथा वायुमंडल आदि अजैविय अवयव के अंतर आते हैं, इसलिए ये दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि में है? ऑप्शन है वेसेक्टोमी या गोलियां या कॉपर्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, कॉपर्टी एक प्रमुख महिला नसबंदी तकनीक है, जबकि वैक्सेटी को पुरुष स्त्रीकरण
की प्रमुख विधियों में नसबंदी प्रमुख है। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्तर रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन है 8 मीटर पर सेकंड, या 12 मीटर पर सेकंड, या 16 मीटर पर सेकंड, या 28 मीटर पर सेकंड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह भार बराबर है किसके? ऑप्शन है 19.6 एन, या 296 एन, या 19 × 10⁵ दाइन, या 960 एन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 296 हो जाएगा, सॉरी 196 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का वजन हवा में 10 एन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 एन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? इसका प्रश्न तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है 10, 8, या 12, या 2। इसका तो सही हो जाएगा। देखिए 10 में से 8 गया तो बचा ऑप्शन नंबर 2। 10 में से 8 घटाने पर 8 बच जाता है, 10 में से 8 बच गया तो घटा जो वो 2 घटा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों में ध्वनि का श्रव्यता का परिसर है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, या लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 5 किलो हाइट से ऊपर, सॉरी 25 किलो हाइट से ऊपर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में ध्वनि का श्रव्यता होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। देखिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और इंफ्रासोनिक ध्वनि की प्रवृत्ति 20,000 से कम होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, या 3, या 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन सा है? एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन कहता है हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है, जैविक संसाधन कहलाता है, जैसे मनुष्य रहित सभी प्राणी। और जैविक संसाधन में जैसे हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है अर्थात और निर्जीव है, और जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब आदि है। तो संसाधन 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं इसका प्रश्न। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 0.1, या 0.2, या 0.4, या 0.78। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.7808 हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में देखिए ऑक्सीजन जो रहती है 21%, आर्गन रहती है 0.9%, और
CO2 की मात्रा रहता है 0.3% रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन है 1992, 1994 या 1996 या 1999। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 में किया गया था, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्या से समाधान के लिए किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 ब्राजील में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है जल, कोयला, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला का उपयोग किया जाता है। कुछ जगहों पर तापीय ऊर्जा के उत्पादन में गैसों का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। ऑप्शन है वाट, वाट प्रति घंटा या 1 यूनिट या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए 2 ओम है, 8 ओम या 6 ओम या 9 ओम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल या समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब मनुष्य को अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका आवर्धित आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर वाहनों के साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे अब है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन है अब 20 प्रश्न। अब 20 प्रश्न देखेंगे सामाजिक अध्ययन का, जो कि 71 नंबर से चालू होता है। इसके है हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था। ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने या जापानियों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने इस जहाज को बनाया था। जब महाद्वीप की खोज के लिए निकल रहे थे पुर्तगाली, तब यह जहाज का निर्माण किया था अफ्रीका महाद्वीप की खोज के लिए। ये अलग अलग स्थान पर जाके खोज किया करते थे व्यापारिक मार्ग के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन है गेहूं, मक्का या इन दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों में उगाई जाती है फसल। यह फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में उगाई जाती है और यह कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है गेहूं, चावल, मूंगफली, जूट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर जूट होता है। जूट को फसल के उगाने के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ता है और जलोढ़ मिट्टी में ये अच्छे ढंग से फसल उगती है और यह उच्च तापमान, भारी वर्षा, अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए। और यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, जो कि भारत के बांग्लादेश के क्षेत्र में अधिक ये उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। ऑप्शन है
शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रांतिकारियों की गतिविधि में रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून लाया था। इस कानून के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को संदेह स्तर पर स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चला सकता था। इस एक्ट कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का भी कहा जाता है। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न कहता है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डोम्बे ऑप्शन कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन है 1748, 1848, 1850, 1856। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1848 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांभर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गुजरात या राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में यह स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। यह थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। यह भारत में सबसे अधिक खारे पानी वाली झील भी है। इसे 1990 में रामसर स्थल में घोषित किया गया था। यह झील को सांभर झील खारे पानी की झील है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एटलस मानचित्र में किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? ऑप्शन है अनंत, बहुत बड़ा, छोटा या बहुत छोटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत छोटा। बहुत छोटा मापक खींचे गए हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाना का उपयोग करते हैं, इसलिए बहुत छोटा खींचा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विकास की स्थिति पर आधार पर संसाधनों द्वारा डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है संभावित, विकसित, स्टॉक, आरक्षित, ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये सभी रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में दो कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में किस एक का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा अयस्क, कॉपर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक। सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कोडरमा है और यह अभ्रक के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व तेलंगाना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 या 1975। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1973 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1973 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना है। बाघ परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है और इस
प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो बोकारो गिरिडीह एवं करणपुरा झारखंड है। ये सब स्थान कोयला का प्रमुख स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में यह स्थित है। यह बंदरगाह महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, उड़ीसा के। यह यहाँ से मुख्यतः जापान को कच्चा लोहा व मैग्नीज निर्यात किया जाता है। उड़ीसा के बंदरगाह से जापान के साथ व्यापार किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन है पठार, पर्वत, जल, मैदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, जल को दर्शाया गया। जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है और भूरा रंग द्वारा पर्वतों को दर्शाया जाता है, पीला रंग द्वारा पठारों को और हरा रंग द्वारा मैदानों को दर्शाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है रूस, न्यूजीलैंड, चीन या यूएस। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 40, 45, 36 या 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में किया गया। यह अनुच्छेद 40 में किया गया है, डीपीएसपी के तहत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश है, यानी 34 पूरा न्यायाधीश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडलों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का नाम बदलकर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन है अशिक्षा, निर्धनता, विकास, विषमता। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, विकास। लोकतंत्र लोगों को बीच एक दूसरे में सामाजिक, काल एवं संस्कृति विविधताएं के प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। अगला
अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपड़ी कुपड़ी नाम है। ऑप्शन है, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। यह वह क्षेत्र के विशेष अधिकारों के लिए मांग करते हैं। कभी कभी उनकी मांगे अनुचित भी होती है। वह दूसरे राज्यों से आए लोगों को अपने पिछड़ेपन का कारण मानते हैं और उनके प्रति द्वेष द्वेष की भावना रखते हैं। इससे आपस में गतिरोध उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में ये लास्ट प्रश्न था टोटल।